नमस्कार। आज हम अंग्रेजी कविता के दो सबसे बड़े नामों के बीच हुई एक जबरदस्त साहित्यिक बहस की गहराई में उतरने वाले हैं, टी.एस. एलियट और जॉन मिल्टन। सोचिए जरा, यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के बिल्कुल केंद्र में है कि आखिर 20वीं सदी का एक महान कवि और आलोचक यानी टी.एस. एलियट 17वीं सदी के महाकवि जॉन मिल्टन के बारे में इतनी तीखी बात क्यों कहेगा। चलिए इस पूरी पड़ताल में साथ मिलकर उतरते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन दो दिग्गजों के टकराव को समझेंगे, फिर सीधे एलियट के सबसे बड़े आरोप पर आएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एलियट ने मिल्टन की तुलना अपने पसंदीदा कवि जॉन डन से की, और ये भी जानेंगे कि मिल्टन की विरासत को हानिकारक क्यों बताया गया। और हाँ, ये भी देखेंगे कि क्या एलियट ने बाद में अपनी राय बदली, और आखिर में समझेंगे कि ये बहस आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए मैदान तैयार करते हैं। एक तरफ है 20वीं सदी के आधुनिकतावादी आलोचक और दूसरी तरफ 17वीं सदी के क्लासिकल महाकवि। ये सिर्फ दो कवियों की नहीं बल्कि दो अलग अलग साहित्यिक युगों और सोच की टक्कर थी। देखिए, एलियट का मानना था कि कविता को एकदम स्वाभाविक, संवेदनशील और बौद्धिक होना चाहिए, ठीक वैसी भाषा में जिसमें विचार और भावनाएं घुली मिली हों। वहीं दूसरी तरफ मिल्टन की स्टाइल बहुत भव्य थी, लैटिन भाषा से प्रभावित थी और आम इंसान के अनुभव से बहुत ऊपर उठी हुई थी। बस यहीं से टकराव की नींव पड़ती है। अच्छा, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। एलियट ने मिल्टन पर जो सबसे बड़ा और सबसे मशहूर आरोप लगाया, वो आखिर था क्या? ये सवाल हमें एलियट के सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक सिद्धांत की तरफ ले जाता है, एक ऐसा आइडिया जिसने अंग्रेजी साहित्य को देखने का नजरिया ही बदल दिया। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एलियट ने एक टर्म दिया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या संवेदना का विघटन। उनका मानना था कि 17वीं सदी से पहले कवियों की लेखनी में सोच और एहसास, मतलब बुद्धि और भावना, एक साथ काम करते थे, पर बाद में ये दोनों चीजें अलग हो गईं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गाने से उसके बोल और धुन को अलग कर दिया गया हो। अब दोनों मौजूद तो हैं, पर वो जादू जो दोनों के मिलने से बनता था, वो कहीं खो गया है। तो सबसे अहम बात क्या हुई? एलियट के हिसाब से मिल्टन के दौर से ही कविता में दिमाग का दिल से कनेक्शन टूट गया। कविता या तो बहुत ज्यादा दिमागी हो गई या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल, लेकिन दोनों का वो जो खूबसूरत बैलेंस था वो गायब हो गया। अब अपनी बात को साबित करने के लिए एलियट ने दो कवियों को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक तरफ मिल्टन, जिन्हें वो समस्या की जड़ मानते थे, और दूसरी तरफ जॉन डन, जो उनके लिए एक आदर्श थे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये एलियट के तर्क का पूरा सार है। वो कहते हैं कि मिल्टन की संवेदना विघटित है, जहां विचार और भावनाएं अलग अलग हैं, जबकि डन की संवेदना एकीकृत है। मिल्टन की भाषा बनावटी और भव्य है, तो डन की भाषा एकदम स्वाभाविक। मिल्टन के इमोशन साहित्यिक लगते हैं और डन के सच्चे, सीधे महसूस किए हुए। और सबसे जरूरी बात, मिल्टन का संगीत सिर्फ शाब्दिक संगीत है, मतलब सुनने में सुंदर ध्वनियां, जबकि डन का संगीत विचार संगीत है, जहां ध्वनि और अर्थ एक हो जाते हैं। एलियट ने मिल्टन की एक कविता इल पेंसरोज़ो को इसका सबसे बड़ा सबूत बताया। उनके मुताबिक ये कविता सुनने में बहुत सुंदर है, इसकी स्टाइल भी शानदार है, लेकिन इसमें सच्ची गहरी भावना की कमी है। एलियट ने इसे अ मैग्निफिसेंट पीस ऑफ आर्टिफिस कहा था, मतलब एक ऐसी कलाकृति जो बाहर से तो बहुत शानदार है पर अंदर से बनावटी और खोखली है। पर एलियट की चिंता सिर्फ मिल्टन की कविता को लेकर नहीं थी। उनकी असली चिंता उस असर को लेकर थी जो मिल्टन ने आने वाली पीढ़ियों के कवियों पर डाला। ये एलियट का एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान था। इसका मतलब ये नहीं था कि मिल्टन की कविता सुनने में अच्छी नहीं थी, बल्कि ये कि मिल्टन ने कवियों को आवाज को मतलब से ज्यादा अहमियत देना सिखा दिया। तो कविता सुंदर तो लगने लगी, लेकिन उसने असल जिंदगी और सच्चे अनुभव से अपना नाता तोड़ लिया। तो हुआ ये कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। मिल्टन की स्टाइल इतनी पावरफुल थी कि हर कोई उसकी नकल करना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में कविता ने अपनी आत्मा ही खो दी और बस शब्दों का एक सुंदर ढांचा बनकर रह गई। जैसा एलियट ने कहा, एक महान शैली एक महान खतरा है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या एलियट हमेशा मिल्टन के इतने बड़े आलोचक बने रहे? सच तो ये है कि समय के साथ उनके विचारों में भी कुछ बदलाव आया।
इस टाइमलाइन को देखिए। 1921 में एक युवा आलोचक के तौर पर एलियट मिल्टन पर तीखा हमला करते हैं। लेकिन फिर वक्त गुजरता है और करीब 26 साल बाद 1947 में एक ज्यादा अनुभवी एलियट मिल्टन की कला और उनके हुनर की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने माना कि मिल्टन की कविता में एक संगीत और एक शक्ति है जो किसी और में नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि उन्होंने अपनी मूल आलोचना, संवेदना के विघटन वाली बात को कभी पूरी तरह से छोड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि मिल्टन एक असाधारण कलाकार थे, भले ही उनका प्रभाव एलियट के हिसाब से नुकसानदेह रहा हो। तो सवाल उठता है कि हम इस पुरानी साहित्यिक लड़ाई की बात आज कर ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस बहस का असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। इस बहस ने कविता की दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया। इसने कवियों और आलोचकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि परंपरा का असली मतलब क्या है और महान कविता आखिर होती क्या है। इसने जॉन डन और उनके जैसे कई कवियों को दोबारा सुर्खियों में ला दिया, और सबसे बढ़कर इसने ये दिखाया कि कला का प्रभाव कितना पेचीदा हो सकता है। और आखिर में हम घूम फिरकर इसी एक बड़े सवाल पर लौट आते हैं। एलियट और मिल्टन की ये टक्कर हमें इसी मौलिक प्रश्न पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है, क्या कोई ऐसी कला जो तकनीकी रूप से शानदार हो, जो देखने सुनने में बेमिसाल हो, फिर भी अपने प्रभाव में नकारात्मक या हानिकारक हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही मुश्किल है जितना एलियट के समय में था।